हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एचटेट के लिए सीडीपी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत डेली के हम 30 क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने टीजीटी 2019 की सीडीपी 2019 से लेकर 2023 की सीडीपी कंप्लीट करा दी है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैडम पीजीटी की करा दो, तो मैं आपको बता दूं कि अभी पीजीटी की ही सीडीपी चली हुई है। आज जो हमारा पेपर रहेगा वो पीजीटी 2022 का रहेगा। मैंने 20 और 21 भी करा दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक कौन होता है, क्या कहलाता है। यानी कि ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, एक इंटेलिजेंस टेस्ट का टाइप जिसमें क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है और जो टाइम होता है वो सेकेंडरी फैक्टर होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये हमारा होता है पावर टेस्ट, यानी कि शक्ति परीक्षण। पावर टेस्ट के अंदर जो है टाइम लिमिट नहीं होती, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन का लेवल वो हाई होता है। वर्बल टेस्ट होता है वो हमारा भाषा के आधार पर होता है, यानी इसके अंतर्गत जो है लैंग्वेज मैटर करती है। पावर टेस्ट में क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल मैटर करता है। और जो स्पीड टेस्ट होता है उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं टाइम लिमिट के साथ, यानी स्पीड टेस्ट के अंतर्गत जो है टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंतर्गत जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में व्यक्तियों का आकलन किया जाता है, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर जजमेंट की जाती है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वर्बल टेस्ट के अंतर्गत जो है भाषा का महत्व होता है। पावर टेस्ट में क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है। स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट होती है और परफॉर्मेंस टेस्ट में छोटे छोटे ग्रुप्स में व्यक्तियों का आकलन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफ़िकल्टी लेवल बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जिसके अंतर्गत छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं बच्चों के, जिसमें विभिन्न योग्यता वाले बच्चे होते हैं। यानी कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई मीडियम बच्चा है। उसके अंतर्गत जो बच्चे हैं वो अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी कि छोटे छोटे समूहों में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो अपनी जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है उसके अंतर्गत इम्प्रूव करते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मल्टी सेंसरी लर्निंग, बहुसंवेदी अधिगम। मल्टी सेंसरी लर्निंग के अंतर्गत होता है कि इसमें बच्चा जो है एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके सीखता है। ठीक है। टीम टीचिंग के अंतर्गत क्या होता है, जहाँ मतलब बहुत सारे टीचर, यानी कि कई टीचर, 4 या 5 टीचर मिलकर किसी एक समूह या क्लास को पढ़ाते हैं, वो हमारा टीम टीचिंग या फिर दल शिक्षण होता है। प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सिखाई जाती है और इसमें जो है इमीडिएट बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है। तो ये हमारी प्रोग्राम लर्निंग होती है। तो इसमें हमें पूछा था कि जो ग्रुप्स में होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में होती है, तो वो हमारी क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। इसने पूछा है कि जो स्प्रेंजर ने पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया था वो किस अप्रोच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली क्या है, ट्रेट और टाइप अप्रोच ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, ट्रेट अप्रोच क्या होती है, टाइप अप्रोच क्या होती है। ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच। ट्रेट क्या होती है, शील गुण उपागम, और ये क्या होता है, टाइप क्या होता है, प्रकार उपागम। तो जो ट्रेट अप्रोच होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजी विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर ही ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है, स्पेसिफिक पर ध्यान दिया जाता है। और जो टाइप अप्रोच होती है इसमें ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे साइकोलॉजी थे उन्होंने टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन किया होगा।
ट्रेट के अंतर्गत क्या होता है, एक स्पेसिफिक बात पर ध्यान देते हैं, और टाइप के अंतर्गत क्या होता है, ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है या फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है। आपको दोनों अप्रोच समझ आ गई होगी। तो इसके एग्जांपल होते हैं, आप लिख लेना। जो ट्रेट अप्रोच में किस किस की पूछी जाती है, एक तो हमारे हैं एलपोर्ट ने दी थी, और एक थी कैटल की। एलपोर्ट और कैटल जो है ट्रेट अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। टाइप अप्रोच के अंतर्गत कौन से आते हैं, एक तो जो स्प्रेंजर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेंजर, क्रैचमर, शेल्डन, और क्या है, जो कार्ल जुंग थे, उनकी जो थ्योरीज आती हैं वो टाइप अप्रोच के अंतर्गत आती है। तो जो स्प्रेंजर थे उनकी क्लासिफिकेशन थी पर्सनैलिटी की, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, टाइप अप्रोच के अंतर्गत, यानी कि प्रकार उपागम के अंतर्गत। जो स्प्रेंजर थे उसकी कौन सी पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ट्रेट अप्रोच क्या होती है, टाइप क्या होती है। जो स्प्रेंजर थे उन्होंने बिहेवियर के बेस पर तीन क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। सबसे पहला था थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था इकोनॉमिक, और तीसरा था एस्थेटिक, यानी जिसके अंतर्गत टाइप दिए गए हो वो टाइप अप्रोच के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मेरा बस यही मोटिव है कि जितने भी क्वेश्चन है आपका एक भी एग्ज़ाम में ना छूटे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सी एक सिम्टम्स गुड मेंटल हेल्थ का सिम्टम्स नहीं है। सबसे पहले है काल्पनिक दुनिया में रहना। अगर बच्चा काल्पनिक दुनिया में रहता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, गुड मेंटल हेल्थ नहीं है, क्योंकि काल्पनिक दुनिया में रहेगा तो बच्चा रियलिटी से बहुत ही दूर चला जाएगा। तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जीवन में संतुलन बिल्कुल होना चाहिए, ये गुड मेंटल हेल्थ की क्वालिटी है। नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, बिल्कुल अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल वरीज, अवांछित चिंताओं से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है। ये हमारा फर्स्ट जो है नेगेटिव है, यानी कि बच्चे के अंतर्गत अगर काल्पनिक दुनिया है तो वो एक गुड मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है। कल भी मैंने ये आपको समझाया था, यानी कि जब बच्चा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता है अपने गुस्से को, प्यार को, कुछ भी, तो वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विस्थापन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया 4 हो गया बिल्कुल ठीक। तो हम ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रिप्रेशन यानी दमन। रिप्रेशन के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति की जो भी कष्टदायक यादें होती है, विचार होते हैं, वो अचेतन मन में चली जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो जो है समाप्त होने लगती है, यानी कि दमन होने लगती है। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। रिग्रेशन के अंतर्गत क्या होता है, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, जैसे चिल्लाने लगता है, तोड़ने फोड़ने लगता है, ये हमारा होता है रिग्रेशन। और प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है यानी कि प्रोजेक्ट करना, यानी कि अपनी गलती किसी और पर थोप देना। तो इसमें तो हमारा जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। यानी कि इसके अंदर हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी the basic unit of cognitive structure that help in the implementation of cognitive behavior is termed as, यानी कि cognitive development जो थ्योरी दी थी उसकी बेसिक यूनिट क्या है,
तो क्या थी उसकी बेसिक यूनिट थी स्कीमा। स्कीमा के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो होता है वो वातावरण में जो भी देखता है सुनता है, जिसके कारण वो अपने मस्तिष्क में यानी माइंड में उसकी संरचना बना लेता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्कीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंध करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, यानी कि इसके अंतर्गत बताना है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डिफ़ाइन की जाती है एज अ कैपेसिटी टू रीज़न विद इमोशन 4 एरियाज़ के अंतर्गत। जब भी 4 एरियाज़ की बात हो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत, तो वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी मेयर एंड पीटर के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है। Which one of the following is not a direct method for measurement of attitude? तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो बिल्कुल आमने सामने हम पूछते, देखो इंटरव्यू भी बिल्कुल आमने सामने पूछ कर होता है, पर्सनालिटी भी यही होती है, ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल हम सामने से करते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन होता है वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को दिखाकर जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थोर्नडाइक के सीखने के किस नियम में सत्यता प्रकट करता है। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि एक घोड़ा है, उसको पानी के पास लाया जाता है लेकिन वो रेडी नहीं होता, यानी कि उसको हम बाध्य नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, लो ऑफ रेडीनेस। लो ऑफ रेडीनेस क्या होता है, यानी कि पहले अंदर से बंदा तैयार होना चाहिए। जैसे घोड़ा है, उसे प्यास लगनी चाहिए, यानी पानी के वो इच्छुक होना चाहिए, तभी वो पानी पिएगा। हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो ये हमारा कौन सा रूल होता है, थोर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंतर्गत क्या होता है, अभ्यास, यानी कि बार बार हमें अभ्यास करते रहते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट के अंतर्गत होता है जब आपको एक सफलता मिल जाती है उसके बाद आपको लगता है कि एक और मिलेगी, यानी सफलता से सफलता होती है। ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका मान लो एचटेट पास हो जाता है, एचटेट के बाद आप सोचोगे कि हरियाणा में आपके टीचर में भी सिलेक्शन हो जाए, तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि सफलता पे सफलता आती है। नेक्स्ट है, 1 मिनट का, इस लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स हमारा रह गया। लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स होता है जब कोई व्यक्ति किसी नई स्थिति का सामना करता है तो वह सही रिस्पॉन्स या सही ऑप्शन पर पहुंचने से पहले कई तरह के प्रतिक्रियाएं या फिर रिस्पॉन्स करता है, वो हमारा लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। इसमें हमें पूछना है कि कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। तो लेवल ऑफ टीचिंग के जो थे 3 लेवल थे, कौन कौन से थे, एक था मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिव लेवल। जो बेसिक लेवल था वो लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आधारभूत स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन फ्रेनबर्ग के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि जो हमारी ब्राउन फ्रेबनर की थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी थी, उसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो जो ब्राउन फ्रेबनर थे उन्होंने थ्योरी दी थी बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। इसके अंतर्गत उसने 5 सिस्टम बताए थे अपने। ब्राउन फ्रेबनर का मानना था कि एक पर्सन के ऊपर जो है इन्वायरमेंट यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके आधार पर उसने 5 सिस्टम में बांटा था। फर्स्ट हमारा था माइक्रो सिस्टम, सेकेंड था मीजो सिस्टम, थर्ड था एक्सो सिस्टम, फोर्थ था मैक्रो सिस्टम और 5th था क्रोनो सिस्टम। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था माइक्रो सिस्टम, सेकेंड था मीजो सिस्टम, थर्ड था एक्सो सिस्टम, 4th था मैक्रो सिस्टम
और फिफ्थ था क्रोनो सिस्टम। तो किसकी बात नहीं हुई, तो माइनर सिस्टम की बात नहीं हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग या मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें हमें बताना है कि इमोशन और बेसिक इंस्टिंक्ट दिए गए हैं उनके, तो कौन सा ठीक नहीं है। सबसे पहला है क्रोध का निर्वृत्ति, बिल्कुल भी नहीं। क्रोध होता है तो हमें क्या होता है, घृणा होती है या फिर गुस्सा होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल ठीक हो गया, जो कि इमोशन का बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है, यानी मूल प्रवृत्ति नहीं है। ये जो इमोशन है और इसकी ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये किसके द्वारा दिए गए थे, मैकडूगल के द्वारा दिए गए थे। आपको याद रखना है, मैकडूगल के द्वारा ये 14 इंस्टिंक्ट दिए गए थे, यानी कि 14 मूल प्रवृत्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। विच वे इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अडोलसेंट, यानी कि जब हम किशोर अडोलसेंट का सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास करते हैं तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त बताना हमें। समाजीकरण पर चर्चा करते हैं तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, किसी को चर्चा करने में अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे से कोई भी हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा। सामाजिक गतिविधियों का आयोजन, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक संबंधों में वृत्तचित्र, यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनाना। लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल बेटर है, हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। बिल्कुल जब हम एक्टिविटीज़ कराएंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एस्टीम नीड्स आर विच टाइप ऑफ नीड। जो मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, मैंने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया हुआ है PYQ के अंतर्गत। तो वो जो हमारी एस्टीम नीड थी यानी कि सम्मान की आवश्यकता थी, तो वो किसके अंतर्गत थी। तो सम्मान हमें किस चीज़ से चाहिए, आप बेसिक से भी कर सकते हो, सॉरी ये अपनी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। सम्मान हमें कहाँ चाहिए, समाज में चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं आपको 5 नीड फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए शारीरिक आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकता यानी वो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यकता हमारी कौन सी होती है, भूख प्यास नींद। शारीरिक, एक मिनट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारी है वो होती है हमारी शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के बाद होती है सुरक्षा, यानी कि घर वगैरह होना चाहिए। सुरक्षा के बाद हमें चाहिए स्नेह, यानी कि स्नेह प्यार संबंध, ये सब कुछ चाहिए, ये हमारे इमोशनल के अंतर्गत आएंगे। फिर हमारा होता है सम्मान, जो कि हमें समाज में चाहिए, ये हमारी होती है फोर्थ। फिर हमारा होता है इंटेलेक्चुअल, जो कि हमारा बौद्धिक होता है, यानी आत्मीकरण। तो ये 5 अवस्था थी जो मैस्लो द्वारा दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। इसके अंतर्गत हमें बताना है कि जो बाकर मेहंदी का टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी था उससे कौन सा टास्क रिलेटेड नहीं है। तो आप सबको पता ही होगा क्रिएटिविटी क्या होती है, नई नई चीज़ों के साथ, नए नए आइडिया के साथ कुछ भी प्रोड्यूस करना, वो हमारी क्रिएटिविटी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, यानी कि न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर्स एंड रिलेटेड टास्क, बिल्कुल जो नई नई चीज़ें होती हैं उसके अंतर्गत जो है क्रिएटिव बंदा कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी करके नया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कर ही देता है, उत्पाद कर देता है। उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं। पूछो और अनुमान लगाने में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, यह ऑप्शन हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है, कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक दूसरे के समान और सिमिलर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नताएं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, बिल्कुल हर किसी इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी या फिर इंडिविजुअल
अपनी अलग क्षेत्र से बंदे जो है संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है। बिल्कुल डेवलपमेंट के अलग डायमेंशन को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवंशिक के कारण उत्पन्न होती है। मैंने कई बार आपको बताया, कभी भी अगर ओनली वर्ड आ जाए ना तो वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो गया। हेरिडिटी बहुत सारा इफेक्ट, हेरिडिटी का भी, इन्वायरमेंटल का भी इफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ओनली दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। मैंने पीछे भी आपको कराया है। तो ट्रेड थ्योरी के फादर कौन थे? एल्पोर्ट। नेक्स्ट है संप्रेषण कौशल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? इसके अंतर्गत हमें बताना है कि किसके अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है? सुनना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना। तो किसके अंतर्गत कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे कर सकते हैं? लिसनिंग, सुनकर या फिर पढ़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू ट्रायर्क थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये जो ट्रायर्क थ्योरी थी ये स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई थी। मैंने PYQ में बहुत बार रिपीट कर दिया, स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई थी। इसने जो है त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत क्या क्या था? एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। जो हमारा थ्योरेटिकल है ये स्टर्नबर्ग द्वारा नहीं दिया गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित होते हैं? इसके अंतर्गत बताया कि जो कोलबर्ग की थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की, उसके अंतर्गत जो है सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल कौन से लेवल के अंतर्गत आया था? तो कोलबर्ग ने जो है 3 लेवल दी थी और उसके अंतर्गत 6 स्टेजेस बताई थी। 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस बताई थी। अपने आप से संबंधित उसने जो है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर रूढ़िगत के अंतर्गत बताया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस पीरियड। हमें बताना है कि कौन सी एडोलसेंस पीरियड की विशेषता नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ अनरियलाइज्म, ये हमारा गलत है। गलत भी नहीं बोल सकते, ठीक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि HTET के अंतर्गत जो है इस क्वेश्चन का सभी को एक ग्रेस मार्क्स दिया गया है। तो इसमें जो है चारों ही ऑप्शन ठीक है, हमें नहीं बताना था। तो ये अगर हम टिक करना चाहें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि अवास्तविकता और वास्तविकता दोनों की अवस्था है। तो ठीक है, आप इसका देख लेना, इसका HTET के द्वारा ग्रेस मार्क्स मिला था बच्चों को। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? इसमें बताना कि हु डेवलप द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना, तो मेरे को ये हो रहा है कि ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया, यानी कि इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इतने सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी TCT के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया, अब ये PCT के अंतर्गत पूछा गया है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप PYQ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। PYQ से ही आपके जो 29 और 30 के आसपास नंबर, 30 तो पूरे होते हैं, 30 नंबर बन जाएंगे। तो ये जो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट था पर्सनैलिटी का, ये किसके द्वारा दिया गया था? मूरे और मॉर्गन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जो ये बेलाक थे, इसका भी बता देती हूँ, कल ही मैंने कराया था। बेलाक द्वारा जो है चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट दिया गया था। कौन सा दिया गया था? चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। नेक्स्ट है
जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। इसके अंतर्गत बताया गया कि यह कौन से टाइप का रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है जिसमें अधिगमकर्ता को रीइंफोर्समेंट मतलब प्रोवाइड किया जाता है एक सर्टेन यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद। तो जब भी एक सर्टेन नंबर या फिर सर्टेन टाइम के साथ अगर मतलब रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो ये हमारा होता है फिक्स्ड इंटरवल यानी कि निश्चित अंतराल। और फिक्स्ड रेशो क्या होता है, जब क्वांटिटी में करें, ठीक है। फिक्स्ड आपको रेशो याद करना जब क्वांटिटी की बात हो, इंटरवल हो जब नंबर या फिर टाइम की बात हो। तो नेक्स्ट है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोर अवस्था है। अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे अडोलसेंस पीरियड इज। इसमें हमें बताना है कि जो पियाजे ने कौन सा दिया था, मोरल डेवलपमेंट। पियाजे के मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 2 स्टेजेस थी, एक थी हमारी हेट्रोमोनस, एक थी ऑटोमोनस। जो हेट्रोमोनस थी इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो सोचता है कि सोसाइटी में जो रूल है वो फिक्स है। और जो ऑटोनोमस स्टेज थी इसमें जो बच्चा होता है वो सोचता है कि रूल्स बदले जाते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो जो अडोलसेंस का पीरियड होता है वो ऑटोनोमस के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग, यानी लर्निंग को कौन सा कारक पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंतर जो है एचटेट द्वारा तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो हमारी एचटेट की ओरिजिनल की है उसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ये क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशनल फीडबैक जा रहा था ऑप्शन, तो इसका आप प्लीज़ देख लेना। मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी। नेक्स्ट है, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है तो यह एक उदाहरण है, यानी कि रोहित हेल्प करता है दूसरों की इसलिए ताकि उसको प्रशंसा मिले। तो ये हमारा क्या होता है, बाह्य मोटिवेशन होता है, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है। तो इसके अंतर्गत हमें IQ का फॉर्मूला लगाना है। तो IQ हमारा क्या होता है, MA/CA इंटू में 100। तो आइए देखते हैं। M में हमारा क्या होता है, मेंटल एज। तो मेंटल एज इसमें कितनी दी हुई है, 12, ऊपर लिख लेते हैं। बटे में CA होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जितनी बच्चे की एज होती है तो वो कितनी है, 15, और इंटू में 100। तो एक ही टेबल से कट करते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से ये चले जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 यानी 4 दूनी 8, 80 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी की सृजनात्मक का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत दिया गया है कि बच्चे के अंतर्गत जो है क्रिएटिविटी डेवलपमेंट के लिए कौन सा कार्य एक टीचर नहीं करेगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इनक्रेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही होना चाहिए। रिमूवल ऑफ फियर, भय को दूर करना, बिल्कुल। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल हमें फ्रीडम देनी चाहिए बच्चे को कि वो रिस्पॉन्स कर सके अच्छे से। अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें अवॉइड की बात की गई है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है यानी अब सारी चिंतन क्या होता है, जिसके अंतर्गत एक चीज़ को हम अलग अलग तरीके से के साथ सोच सकते हैं। तो ये तो क्रिएटिविटी का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पहलू है, तो इसलिए इसमें अवॉइड की बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास जो केंद्र से वृद्धि की ओर बढ़ता है कहलाता है, यानी कि वो डेवलपमेंट जो सेंटर से पेरिफेरी तक होता है वो क्या कहलाता है। तो वो हमारा होता है प्रोक्सिमोडिसल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जो हेड से लेकर टॉय तक होता है तो वो हमारा होता है सेफलोपोडर, हेड से लेकर टॉय तक। नेक्स्ट है, भूख व प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो भूख और प्यास लगती है वो हमारी क्या होती है, इंट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 25 नहीं कराया। अगर किसी को भी इसका आंसर पता है
और एक्सप्लेनेशन बताया, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।